गुड इवनिंग दोस्तों। मैं भूपेश जवांगन कैरियर एकेडमी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप लोग मुझे निरंतर सपोर्ट कर रहे हैं। आज का वीडियो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर पे है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और आज से हम लोग करंट अफेयर को भी पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। हर शनिवार को करंट अफेयर इंडिया प्लस छत्तीसगढ़ दोनों की अपलोड की जाएगी। आप सभी से आग्रह है कि जब भी आप ये वीडियो देखेंगे तो साथ में नोट करते भी चलेंगे और ध्यान से सुनना भी है, क्योंकि मैं मोबाइल स्क्रीन को रिकॉर्ड करके बना रहा हूँ। मैं तो साक्षात उसमें दिखूंगा नहीं, इसलिए मेरी आवाज़ों को ध्यान से सुनना है, उसको समझना है। हमारा सबसे पहला टॉपिक है इसमें, वो है लिखा हुआ है रीवा ग्राम में मिले सिक्के और बौद्ध स्तूप। सिक्के तो समझ आता है सिक्के क्या होता है, लेकिन स्तूप को समझ लेते हैं। स्तूप का जो अर्थ है मुख्यतः बौद्ध धर्म में ही लिया जाता है। स्तूप एक प्रकार से टीला होता है। टीलों के ढेर से बना हुआ एक अर्ध गोलाकार संरचना होती है जिसके अंतर्गत बौद्ध भिक्षु है, उनको जो अवशेष रहता है, शरीर के अवशेष, उनको रखा जाता है और एक पवित्र स्थल इसको माना गया है। किसको? स्तूप को। क्लियर है आप सभी को? ठीक, आगे देखते हैं। ये जो है रीवा ग्राम, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि रीवा ग्राम कौन से जिले के अंतर्गत आता है, कहाँ स्थित है। तो याद रखेंगे ये है रायपुर जिले में स्थित है। यहाँ से जो सिक्के और बौद्ध स्तूप प्राप्त हुए हैं वो कौन से काल के हैं? तो पहली से तीसरी शताब्दी के कार्यकाल की अवधि के बीच हैं ये प्राप्त हुए हैं। साक्ष्य साक्ष्य क्या है इसका? वो है कुषाण कालीन 300 से अधिक सिक्के और 21 फीट की गहराई में बौद्ध स्तूप यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद देखते हैं इसमें विशेष विशेष देखते हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान पहाड़ों में रहने वाले कलश जाति, क्या लिखा है? कलश जाति से जुड़ी सील भी खुदाई में मिली है। इसे ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है। किस भाषा में लिखा गया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ब्राह्मणी भाषा में लिखा गया है, याद रखेंगे। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के पहाड़ों में रहने वाली कलश जाति से जुड़ी है। ठीक है, आगे देखते हैं हम लोग। इसमें एक नया राजवंश की खोज हुई है। आप लोग हिस्ट्री का बुक है, जो भी बुक रखे हैं, जो भी पब्लिकेशन की, उसमें अलग से नोट कर लेंगे कि नया राजवंश जो है, क्या नाम है उसका? वो है माघ वंश, माघ या मघ वंश। इसके बारे में देखते हैं क्या कैसा वंश है ये। तो लिखा हुआ है, देखिए, नए राजवंश का प्रमाण मिला है। कहाँ से मिला है उसको देख लेते हैं हम लोग। रीवा ग्राम में ही। कहाँ मिला है? रीवा ग्राम में ही नया राजवंश का प्रमाण मिला है। रीवा ग्राम में सन 2018 में उत्खनन की शुरुआत में ही कुषाण काल, कलचुरी काल और पांडु वंश के पुराने धरोहर मिलने लगे थे। अर्थात यह उत्खनन स्थल लगभग कितना लिखा है? 6ठी शताब्दी के प्रशासनिक और व्यापारिक स्थल के रूप में विकसित किया गया है इसे। इसके साथ मघवंशी या माघवंशी काल के तांबे के किसके बोल रहे हैं? तांबे के सैकड़ों सिक्के खुदाई के दौरान मिले हैं। यह छत्तीसगढ़ में एक नए राजवंश के शामिल होने का संकेत देता है, याद रखेंगे, क्योंकि मघवंश का उल्लेख किसमें है? वायु पुराण है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट यही है, जितना मैं पढ़ रहा हूँ ये पीडीएफ में उसी को आप लोग नोट करते जाएंगे कॉपी में। जैसे माघ वंश में लिखेंगे, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि माघ वंश जो है नया राजवंश है छत्तीसगढ़ में। कहाँ से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है? याद रखेंगे, रीवा ग्राम से इसकी जानकारी प्राप्त हुई है। और इस वंश का उल्लेख कौन से पुराण में मिलता है? वायु पुराण में। कितने पुराण हैं हम लोग पढ़ेंगे अब हिस्ट्री में? 18 पुराण है, जिसमें सबसे पुराना पुराण है वो क्या है? मत्स्य पुराण है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें एक चीज़ ये भी इंपॉर्टेंट है, तांबे के सैकड़ों सिक्के यहाँ से मिले हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए मिला हुआ है सिक्के, शिलालेख, स्तूप है यही। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा मनरेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि जितने भी करंट अफेयर रोज़ भेजा जाता है, किसके माध्यम से? पेपर के माध्यम से, या कोई भी मेरे पास सोर्स मिलता है मैं उसको भेज देता हूँ। उसको आप लोग रोज़ पढ़ेंगे तो हम लोग एक सप्ताह जो एक महीना में हम लोग कर रहे हैं तो आपको सुना सुना लगेगा, बिल्कुल याद हो जाएगा तुरंत। लेकिन आप नए पढ़ेंगे तो फिर थोड़ा सा दिक्कत हो सकता है। जैसे मनरेगा मजदूरी दर, मैंने उसको 2-3 बार भेजा है बार बार कि छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितना है करके। कितना है जी? देख लीजिए आप लोग, 243 रुपये प्रतिदिन। कितना है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 243 रुपया प्रतिदिन है। छत्तीसगढ़ की बात हो रही है ना, किसकी बात हो रही है? छत्तीसगढ़ की बात हो रही है। पहले कितना था याद रखेंगे? पहले 221 रुपया था। देख लीजिए, पहले 221 रुपया था, कितने रुपये बढ़ा है? 22 रुपये बढ़ा है मनरेगा। क्लियर है? मनरेगा क्या है उसके बाद डिटेल हम लोग देखेंगे जस्ट इसी के बाद। लेकिन अभी जान लीजिए, छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर 243 रुपये है और 22 रुपये इसमें बढ़ोतरी हुई है। पहले कितनी थी? 221 रुपये थी। कितना परसेंट की वृद्धि हुई है? आप लोग निकाल लेंगे, मैथ्स वाले हैं, 10% ही आएगा। ठीक है, 221 रुपये पुराना था, अभी 243 रुपये है। अंतर कितना हुआ? 22 रुपये का, तो 22 रुपये बढ़ा है। सबसे इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे कम मनरेगा मजदूरी दर कहाँ दी जाती है? तो याद रखेंगे, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड में। कितना दिया जाता है वहाँ? 234 रुपये। और सर्वाधिक कहाँ दिया जाता है? तो वो है हरियाणा। कितना रुपये दिया जाता है वहाँ? प्रतिदिन 374 रुपया। क्लियर है? अगर हम लोग सभी राज्यों का औसत देखें, औसत मजदूरी दर मनरेगा की कितनी है? तो वो है 289 रुपये। क्लियर है? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब बढ़ गया है ना ये भी औसत वाला जो है, पहले 261 रुपये था।
अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में जो मनरेगा है, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, 243 रुपये है ये वाला जो है, या जितने भी है इसमें उसी की बात हो रही है। कब से लागू हो रहा है ये, तो वो है 1 अप्रैल 2024 से लागू हो चुका है। मतलब 1 अप्रैल 2024 से छत्तीसगढ़ में मनरेगा मजदूरी दर कितने रुपये मिलेगी, तो वो है 243 रुपये। क्लियर है आप सभी को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जितना पॉइंट बता रहा हूँ उसको कॉपी में नोट करते चलेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं हम लोग। देखिए लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। इसको क्या बोलते हैं इंग्लिश में, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रेगा। एम से क्या है, महात्मा गांधी नेशनल, रूरल मतलब ग्रामीण होता है, ई से क्या होता है, एम्प्लॉयमेंट होता है, जी से क्या होता है, गारंटी होता है, और ए से क्या होता है, एक्ट होता है। क्लियर है आप सभी को, मैंने क्लास में भी बार बार बताया है इसको, ठीक है। महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, क्लियर है, ये लिखा हुआ है, देख लीजिए यहाँ पे हिंदी में लिखा हुआ है महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, मनरेगा का पूर्ण रूप है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। संसद द्वारा ये पारित कब हुआ था, तो याद रखेंगे 23 अगस्त 2005 को संसद द्वारा पारित किया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। किसकी बात हो रही है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। मनरेगा का पूर्ण पहले क्या नाम था, तो पहले नाम था सिर्फ और सिर्फ नरेगा था, महात्मा गांधी नहीं था पहले, याद रखेंगे। क्या था पहले 2005-06 में, तो वो जो है महात्मा गांधी नहीं था, सिर्फ नरेगा था, नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, ये लिखा हुआ है देखिए, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम। क्लियर है। ये लागू कब हुआ था, याद रखेंगे, लागू हुआ था ये 2 फरवरी 2006 को, ये सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 फरवरी 2006 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। मनरेगा दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर होगा 2 फरवरी को। क्लियर है आप सभी को, ठीक। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि नरेगा से, ये तो नरेगा है, इसको इंग्लिश में नरेगा बोलेंगे ना, अगर समझ नहीं आ रहा होगा तो मैं लिख देता हूँ, नरेगा। क्लियर है आप सभी को। देखिए 2005 में संसद में पारित हुआ था, 2006 में ये लागू हुआ। उस टाइम इसको किस नाम से जाना जाता था, तो नरेगा नाम से इसको जाना जाता था। इसका नाम चेंज महात्मा गांधी कब हुआ है, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, तो वो पढ़ेंगे हम लोग 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी दिवस कब मनाया जाता है, जयंती, तो 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। और 2 अक्टूबर 2009 को नरेगा से मनरेगा नाम चेंज हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है दोस्तों। आगे देखते हैं इसको शुरुआत किसने की है, उस टाइम प्रधानमंत्री कौन थे, प्रधानमंत्री तो कौन थे, वो है डॉक्टर मनमोहन सिंह। कहाँ से इसकी शुरुआत की है, कौन से राज्य से, तो याद रखेंगे आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले से। क्लियर है आप सभी को। जितने बार उसको जोड़ दे के बता रहा हूँ मैं, कोई भी जैसे टॉपिक है उसको आप नोट डाउन करते चलेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं हम। देखिए लिखा हुआ है इसमें, संसद द्वारा पारित कब हुआ था, 23 अगस्त 2005 को। क्लियर है। लागू कब हुआ था, शुरू की बात करें नरेगा की, 2 फरवरी 2006 को। क्लियर है। महात्मा गांधी मनमोहन सिंह थे इस टाइम प्रधानमंत्री, कब की बात कर रहे हैं हम लोग, 2006 की बात कर रहे हैं हम लोग। उसके बाद है इसमें क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में, क्या लिखा है, आंध्र प्रदेश के अनंतपुर जिले में ये जो है सबसे पहले शुरुआत हुआ था। क्लियर है। ये भी नाम परिवर्तन, हाँ देखिए मैंने बोल रहा था ये वाला नाम परिवर्तन कब हुआ है, तो 2 अक्टूबर 2009 को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 अक्टूबर 2009 को महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम मनरेगा नाम हुआ है। किसका, नरेगा का। महात्मा गांधी जो नाम है वही बस सामने में जुड़ गया है। क्लियर है। याद रखेंगे कब हुआ है, महात्मा गांधी जयंती कब मनाई जाती है, 2 अक्टूबर को, और 2 अक्टूबर को ही महात्मा गांधी नाम रखा गया है उसका। प्रावधान, एक वित्तीय वर्ष में कम से कम कितना दिन दिया जाता है इसमें रोजगार, 100 दिनों की गारंटी मजदूरी रोजगार प्रदान किया जाता है, 100 दिन का, मेनली रूप से 100 दिन है, लेकिन छत्तीसगढ़ सरकार 150 दिन देती थी काम। क्लियर है आप सभी को। चलिए आगे देखते हैं हम। याद रखेंगे 243 रुपये है ना छत्तीसगढ़ में। उसके बाद देख रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक है, अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट 2000 कितना है, 22 है। ये रिपोर्ट जो है कौन से मंत्रालय द्वारा जारी किया गया था, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है कि ये जो रिपोर्ट है अखिल भारतीय तेंदुआ रिपोर्ट 2022, ये जो है पर्यावरण मंत्रालय द्वारा जारी किया गया है। कौन से मंत्रालय द्वारा दोस्तों, पर्यावरण मंत्रालय। क्लियर है आप सभी को। तैयार राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संस्थान द्वारा इसको तैयार किया गया है, ये रिपोर्ट को, कि कितने तेंदुआ कहाँ हैं, कितने बाघ कहाँ हैं, ये तैयार किसने किया है, तो राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और भारतीय वन्यजीव संरक्षण संस्थान, ठीक है। लेकिन जारी किसने किया है, पर्यावरण मंत्रालय ने, ठीक है। ये 29 फरवरी को याद करने की जरूरत नहीं है, मंत्रालय का नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पर्यावरण मंत्रालय द्वारा इसको जारी किया गया है। वर्तमान में भारत की बात कर रहे हैं इसमें, वर्तमान में भारत में तेंदुओं की संख्या कितनी है, देखिए कितना लिखा है, 13,874 संख्या है तेंदुओं की संख्या भारत में, 13,874। कितने परसेंट की वृद्धि हुई है, 8% की, ठीक है। इससे पहले 2018 में कितने थे, तो वो है 12,852। छत्तीसगढ़ की बात करते हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ का करंट अफेयर पढ़ रहे हैं।
छत्तीसगढ़ में देखते हैं, छत्तीसगढ़ में तेंदुओं की संख्या कितनी है, तो याद रखेंगे 722। 722 तेंदुए हैं। क्लियर है आप सभी को। तेंदुओं की संख्या छत्तीसगढ़ में बढ़ी है कि कम हुई है उसके देख लेते हैं एक बार। अभी कितने हैं छत्तीसगढ़ में, तो 722 तेंदुए हैं। 2018 में कितने थे, तो 852 थे, मतलब कम हुई है। कितने तेंदुओं की संख्या कम हुई है, 130 तेंदुओं की संख्या छत्तीसगढ़ में कम हुई है। क्लियर है आप सभी को, समझ आ रहा है ना। नहीं समझ आएगा तो आप कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं, ठीक है, मैं शॉर्ट्स के माध्यम से उसको फिर से समझा दूंगा। टाइगर रिजर्व में तेंदुआ, तेंदुआ ठीक है ना। छत्तीसगढ़ में कितने टाइगर रिजर्व हैं, याद रखेंगे। आप लोग बताइए, आप लोग का क्वेश्चन है, आप लोग ढूंढ के बताएंगे, ठीक है। हाँ, टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या 107 है। कितने हैं टाइगर रिजर्व, जितने भी है 3-4 आप लोग सर्च कर बताएंगे ना। मैं ऐसे 3-4 बोल दिया हूँ, लेकिन आप लोग सर्च करके कमेंट में बताएंगे मुझे। 107 तेंदुओं की संख्या जो है हमारे जो टाइगर रिजर्व है छत्तीसगढ़ में उसमें शामिल है। उसके बाद देखते हैं, ये लिखा हुआ है इसमें, अचानक मार, उदंती सीता नदी, इंद्रावती। चलिए इसके बारे में भी देख लेते हैं। ये हमारे छत्तीसगढ़ के टाइगर रिजर्व हैं। अचानक मार है, ये हमारे बिलासपुर इलाके में है। उदंती सीता नदी, उदंती अभ्यारण्य कहाँ है, उदंती जो है गरियाबंद में है, और सीता नदी धमतरी में है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो ये जो है बीजापुर में स्थित है। सबसे ज़्यादा कहाँ दिख रहे हैं आपको, अचानक मार में। तो याद रखेंगे, क्वेश्चन आएगा छत्तीसगढ़ के किस टाइगर रिजर्व में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है, तो कहाँ है, तो वो है अचानक मार। क्लियर है आप सभी को। आगे देखते हैं अब, ये तेंदुआ है, दिख रहे हैं, देखिए लेपर्ड। इस मैप के माध्यम से देखते हैं कि भारत में सबसे ज़्यादा तेंदुए जो है किस राज्य में पाए जाते हैं। देखते हैं क्या लिखा है, सबसे ज़्यादा देखिए 3967। ये कौन सा राज्य है, एमपी राज्य है। कौन सा राज्य है जी, ये एमपी, मध्य प्रदेश है। मध्य प्रदेश में तेंदुओं की संख्या सर्वाधिक है। उसके बाद सबसे ज़्यादा जो है 1985, वो कहाँ है, आप लोग बताइए जल्दी से ना, जल्दी से बताइए क्या है, वो है हमारे महाराष्ट्र, महाराष्ट्र में। उसके बाद कहाँ है, कर्नाटक में है। उसके बाद कर्नाटक में है। उसके बाद लास्ट में देखेंगे आप लोग, लास्ट में देखिए तमिलनाडु में। ठीक है, क्लियर है। यहाँ पे लिख देता हूँ मैं एक बार अब सभी की सहूलियत के लिए। सबसे ज़्यादा तो जो तेंदुओं की संख्या है, पहला कहाँ है, एमपी में है। दूसरा कहाँ है बताइए, दूसरा जो है महाराष्ट्र में देखे थे। और तीसरा कहाँ है, यहाँ कर्नाटक में, के लिख दिया हूँ कर्नाटक से। और चौथा कहाँ है, यहाँ है 1070, वो है तमिलनाडु। क्लियर है, आप लोग कॉपी में नोट करते चलेंगे। आगे देखते हैं अब देखते हैं 2800 वर्ष पुराना मौर्यकालीन कुआं। मौर्यकाल मतलब समझ गए होंगे आप लोग, चंद्रगुप्त मौर्य वाला है ये। कहाँ से प्राप्त हुआ है, देखिए 2800 वर्ष पुराना, कितना वर्ष, 2800 पुराना वर्ष, 2800 वर्ष पुराना मौर्यकालीन कुआं। ये जो है स्थान कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे सीताबाड़ी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है सीताबाड़ी। क्वेश्चन डायरेक्ट भी क्वेश्चन आ सकते हैं इससे कि सीताबाड़ी कहाँ स्थित है, तो सीताबाड़ी कहाँ स्थित है, वो है राजिम गरियाबंद में। राजिम के बारे में आप सभी को मालूम होगा, राजिम को छत्तीसगढ़ का प्रयाग कहा जाता है। और यहाँ कौन कौन सी नदी का संगम होता है, महानदी, पैरी और सोंढूर। क्लियर है, किसकी बात कर रहा हूँ मैं, राजिम की बात कर रहा हूँ। ठीक, आगे देखते हैं कुआं परिमाप। ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको नहीं लिखना है, विशेष में देख लेते हैं एक बार। इससे पहले भी राजिम के सीताबाड़ी में चल रहे खुदाई में 2500 साल, कितना लिखा है, 2500 साल पहले की सभ्यता के प्रमाण मिले हैं। वहीं क्या लिखा है, महाभारत कालीन कृष्ण केशी की युद्ध रथ मुद्रा वाली मूर्ति भी मिली है। उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, मेन याद रखेंगे। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, चाहे पीएससी के एग्जाम हो, चाहे व्यापम के कोई भी एग्जाम हो, करंट अफेयर में, कि 2800 वर्ष पुराना जो मौर्यकालीन कुआं है वो कहाँ से प्राप्त हुआ है, याद रखेंगे सीताबाड़ी से। सीताबाड़ी ये कहाँ स्थित है, राजिम में स्थित है। कौन से जिला के अंतर्गत, तो गरियाबंद जिला में। क्लियर है, वही बस याद रखना है आपको। देख लीजिए ये जो कुआं दिख रहा है चित्र में, ठीक है। आगे देखते हैं, उसके बाद है मोस्ट इंपॉर्टेंट। अभी जो भूपेश सरकार आई थी उसमें छत्तीसगढ़ राज्य अलंकरण पुरस्कार तो देते थे, लेकिन छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार ये बंद कर दिए थे। तो अभी जब हमारे मुख्यमंत्री जी माननीय विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तब उन्होंने फिर से जब पुनः स्टार्ट किया है। क्या स्टार्ट किया है, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार। क्लियर हो रहा है आप सभी को। देख लेते हैं कब दिया गया है, तो 14 मार्च 2024 को दिया गया है। कहाँ दिया गया था, दीनदयाल उपाध्याय सभागार ऑडिटोरियम, कहाँ है जी, रायपुर में है ये। अध्यक्षता किसने किया है, डॉक्टर रमन सिंह ने। डॉक्टर रमन सिंह कौन है अभी वर्तमान में हमारे, तो वो है विधानसभा अध्यक्ष है, याद रखेंगे वर्तमान में। उद्देश्य क्यों दिया गया है राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार, या क्यों दिया जाता है, इसको देखते हैं। राज्य के एथलीटों
क्या लिखा है, राज्य के एथलीटों की उपलब्धता का सम्मान और पहचान करना और राज्य में खेल संस्कृति को प्रोत्साहित करने के लिए खेल अलंकरण पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, पुरस्कृत इसमें देखेंगे 2019-20 के और 2020 में, 2020-21 में उनकी उपलब्धियों के लिए राज्य के कुल कितने लोगों को दिया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो याद रखेंगे 133 एथलीटों को सम्मानित किया गया है। क्लियर है, फिर से एक बार बता रहा हूँ, एक बार नोट करेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार 2024 जो है कहाँ दिया गया है, दीनदयाल उपाध्याय सभागार में दिया गया है, ये रायपुर में स्थित है। अध्यक्षता किसने किया है, तो हमारे विधानसभा अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के कौन है, डॉक्टर रमन सिंह। उद्देश्य तो ठीक है, इन लोग को सम्मान देना, हमारे जो स्पोर्ट्स पर्सन है, एथलीट है, उनको सम्मान करना, खेल संस्कृति को बढ़ावा देना, ये है। और कितने लोगों को दिया गया है, तो 133 लोगों को दिया गया है। क्लियर है आप सभी को। विशेष, इसमें विशेष क्या है, मैंने शुरू में ही बता दिया था कि 5 साल के अंतराल के बाद इसका आयोजन किया जा रहा है। जब कांग्रेस की सरकार आई थी तब ये जो पुरस्कार नहीं दिया जा रहा था। क्लियर है आप सभी को। अभी विष्णुदेव सरकार की आई है, मतलब उसका शासन आया है विष्णुदेव साय जी की, तब क्या है, फिर से दोबारा स्टार्ट किया गया है। चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखिए लिखा हुआ है राज्य खेल अलंकरण समारोह, कौन से वर्ष का दिया जा रहा है, इसमें 2024 में तो दिया गया है, लेकिन कौन से वर्ष का, 2019-20 और 20-21 के जो एथलीट हैं, जो अच्छे परफॉर्म किए हैं अलग अलग श्रेणी में, जैसे पढ़ेंगे सीनियर वर्ग में, जूनियर वर्ग में, तो कोई कोच रहे हैं खेल के क्षेत्र में, ठीक, सब तमाम चीज़ें हैं जो आगे पढ़ेंगे हम लोग। कहाँ किया गया है, याद रखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में। आगे देखते हैं। देखिए पुरस्कार का नाम, पुरस्कृत, और ये दिया गया है 2019-20 के लिए किसको मिला है, 2020-21 के लिए किसको मिला है, और इनाम की राशि लिखा है उसमें। ठीक है, देख लेते हैं। शहीद मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना, 5 साल के बाद मिला है ये, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। किसकी बात कर रहे हैं हम लोग, छत्तीसगढ़ राज्य खेल अलंकरण पुरस्कार। पहला लिखा है पुरस्कार का नाम शहीद राजीव पांडे। क्या लिखा है, शहीद राजीव पांडे खेल रत्न पुरस्कार। ये जो है किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे पहले तो यही इंपॉर्टेंट है। देखते हैं क्या लिखा है, राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों, वरिष्ठ मतलब क्या होता है दोस्तों, वरिष्ठ मतलब होता है सीनियर। क्लियर है, क्या होता है, सीनियर होता है। वरिष्ठ क्या लिखा है, राज्य के वरिष्ठ खिलाड़ियों को राष्ट्रीय चैंपियनशिप या राष्ट्रीय खेलों में पदक जीता हो या किसी अधिकृत अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में देश का प्रतिनिधित्व किया हो। क्या बोल रहा है, राज्य के ऐसे वरिष्ठ खिलाड़ी जो राष्ट्रीय स्तर या अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया हो, प्रतिनिधित्व किया हो, या फिर राष्ट्रीय खेल में कोई पदक मेडल जीता हो, उसी को कौन सा सम्मान मिलेगा, उन लोग को, तो उन लोग को सम्मान मिला है शहीद राजीव पांडे। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर से एक बार बोल रहा हूँ, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार किन लोगों को दिया जाता है, तो सीनियर, सबसे पहले तो याद रखेंगे सीनियर जो हमारे खिलाड़ी है, स्पोर्ट्स पर्सन, उनको दिया जाता है। क्यों दिया जाता है, इन लोग अगर हमारे जो राष्ट्रीय खेल होता है उसमें कोई पदक प्राप्त करते हैं, या कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल हो रहा है उसमें हमारे देश का जो प्रतिनिधित्व करते हैं इन लोग, उसके लिए दिया जाता है। ठीक है, क्लियर है। उसके बाद है सेकंड लिखा है, पहले देख लेते हैं इसमें आगे कितने लोगों को मिला है, 2019-20 के लिए 6 लोगों को, और 2020-21 में 11 लोग को मिला है। कितनी लाख राशि मिलती है, तो इसमें मिलता है 3 लाख रुपए। क्लियर है आप सभी को। मैं फिर से बता रहा हूँ, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो ये लिस्ट है, पुरस्कृत मतलब किस क्षेत्र में दिया जाता है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है। बाकी इधर याद रखें या ना रखें कितनी राशि मिलती है, लेकिन सबसे पहले जो सबसे बड़े जो सम्मान है खेल रत्न के खेल जो हमारा सम्मान है खेल रत्न वाले में, सबसे बड़ा सम्मान है वो है शहीद राजीव पांडे। किसकी बात कर रहा हूँ मैं, शहीद राजीव पांडे पुरस्कार सबसे बड़ा सम्मान है, याद रखेंगे ये वाला। इसमें कितनी राशि दी जाती है, 3 लाख रुपए राशि दी जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे ना, हाँ 3 लाख याद रखेंगे। सबसे ज़्यादा जो है दी जाती है खेल क्षेत्र में वो है 3 लाख, और सबसे बड़ा सम्मान कौन सा है, शहीद राजीव पांडे। अब सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड लिखा है शहीद कौशल यादव। ये सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो जूनियर वर्ग, उसमें सीनियर वर्ग को दिया जाता था, इसमें जूनियर वर्ग को दिया जाता है। क्लियर है, राजीव पांडे जो है सीनियर वाला है, और कौशल जो है शहीद कौशल यादव ये जूनियर वर्ग को दिया जाता है, वही उसी क्षेत्र में राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में। बाकी इधर याद करने की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, या देख भी सकते हैं आप लोग। उसके बाद इसको दिया जाता है 1.5 लाख रुपए इसमें जूनियर वर्ग में। क्लियर है। उसके बाद देखते हैं शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। क्या है, शहीद पंकज विक्रम पुरस्कार। इसमें क्या है, पिछले 5 वर्षों में 4 बार सीनियर राष्ट्रीय चैंपियनशिप में राज्य का प्रतिनिधित्व करने वाले छत्तीसगढ़ के खिलाड़ियों को ये दिया जाता है। वीर हनुमान को देख लीजिए, जो छोटा है आपके सही जोड़ी में आ गया, मान लो किसी में भी आ गया कूट में तो बन जाना चाहिए। वीर हनुमान सिंह राज्य के प्रतिष्ठित प्रशिक्षकों मतलब क्या होता है, वो होता है कोच को दिया जाता है, या खेल निर्णायकों को, जो हमारे अंपायर रहते हैं उनको दिया जाता है। अंपायर या जो फेमस हमारे कोच होते हैं, कौन सा सम्मान मिलता है उनको, वीर हनुमान सिंह।
क्लियर है आप सभी को? बाकी आप पढ़ लीजिएगा, लेकिन मैं 3 चीज़ बताया हूँ। देखिए, सबसे बड़ा जो सम्मान है खेल के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ राज्य में, वो कौन है? शहीद राजीव पांडे पुरस्कार। ये किस क्षेत्र में दिया जाता है? ये सीनियर वर्ग को दिया जाता है, सीनियर खिलाड़ियों को दिया जाता है राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए। इसमें 3 लाख राशि प्रदान की जाती है। क्लियर है? उसके बाद मैंने पढ़ाया है जोड़ देख के, वो है शहीद कौशल यादव। ये जो है जूनियर वर्ग के खिलाड़ियों को दिया जाता है, इसमें 1.5 लाख राशि प्रदान की जाती है। उसके बाद मैंने जोड़ दिया है वो है वीर हनुमान सिंह। वीर हनुमान सिंह जो पुरस्कार है वो जो प्रतिष्ठित है या फेमस जो कोच हैं या फिर अंपायर्स हैं उनको दिया जाता है। क्लियर है आप सभी को? चलिए देखते हैं इसमें भी कितने दिया जाता है राशि। 1.5 लाख दिया जाता है वीर हनुमान में। आगे देख लेते हैं अब, बाकी चीज़ आप नोट कर लीजिएगा, लेकिन उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। मुख्यमंत्री ट्रॉफी देख लेते हैं हम लोग। मुख्यमंत्री ट्रॉफी क्या लिखा है? मुख्यमंत्री ट्रॉफी उन टीमों को प्रदान की जाती है जिन्होंने सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय खेल में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया हो। क्लियर है? टीमों को प्रदान की जाती है ना, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? सिंगल पर्सन की बात नहीं कर रहे हैं, टीम की बात कर रहे हैं पूरी। उन टीमों को प्रदान की जाती है जिन्होंने सीनियर या जूनियर राष्ट्रीय में अच्छा प्रदर्शन किया हो। आगे देखते हैं अब, फागुन मड़ई मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फागुन मड़ई किधर मनाया जाता है? अभी पेपर में भी मैंने भेजा था, आप लोग को याद होगा अगर, तो मैंने रोज करंट अफेयर जो है न्यूज़पेपर के माध्यम से या कहीं से मुझे नोट्स मिलता है तो मैं बिल्कुल ग्रुप में भेज देता हूँ। ग्रुप से बने रहिए, टेलीग्राम से बने रहिए आप लोग। अब देखते हैं फागुन मड़ई। फागुन मड़ई कहाँ मनाया जाता है? तो याद रखेंगे फागुन में। फागुन मतलब क्या होता है? होली की बात कर रहे हैं, या फाल्गुन जो महीना भी होता है, जान रहे हैं आप लोग? हिंदी महीना का नाम है सबसे लास्ट जो है। सबसे पहला महीना कौन सा है? चैत्र है। उसके बाद सबसे लास्ट है फागुन। क्लियर है? हाँ, देखते हैं फागुन माह में मड़ई कहाँ आयोजित किया जाता है मेला? तो याद रखेंगे दंतेवाड़ा जिला में। कहाँ आयोजित किया जाता है? वो है दंतेवाड़ा जिला में। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कितने दिनों तक चलता है ये मेला? लिखा है 11 दिनों तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कितने दिनों तक? 11 दिनों तक ये मेला चलता है। कहाँ? दंतेवाड़ा में, फागुन मड़ई। देवी को भी याद करने की आपको ज़रूरत नहीं है। दंतेवाड़ा में कौन सी देवी मंदिर है? बताइए, कौन सी देवी की मंदिर है? तो माँ दंतेश्वरी माता मंदिर है यहाँ। ठीक है, उनके सम्मान में आयोजन किया जाता है। नृत्य, ये जो मेला होता है उसमें कौन सा नृत्य किया जाता है? ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में ज़रूर आते हैं। ये जनजाति से संबंधित है, छत्तीसगढ़ के कल्चर से संबंधित है। इसको आपको नोट डाउन करते ही चलना है। पूरा मार्च का तो है ही इसमें करंट अफेयर छत्तीसगढ़ का, प्लस एग्ज़ाम में जो हमारे स्टैटिक पोर्शन है जैसे कल्चर है, हिस्ट्री है, वो भी सिलेबस में है, तो क्वेश्चन यहीं से आएगा। जैसे फागुन मड़ई कब मनाया जाता है करके। ठीक है, माँ दंतेश्वरी मंदिर कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है, बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं। नृत्य, इसमें क्या होता है? आखेट या शिकार नृत्य की परंपरा है। आखेट मतलब क्या होता है? शिकार होता है। क्लियर है आप सभी को? शुरुआत, दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार के सम्मुख अष्ट मतलब क्या होता है? 8 धातु से निर्मित एक त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की जाती है। देखिए किया हुआ है चित्र में, आप देख सकते हैं, त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की जाती है। और दंतेश्वरी को सरस्वती रूप में पूजा जाता है, मतलब उनको दंतेश्वरी माता को सरस्वती माता के रूप में पूजा करते हैं हम लोग। क्लियर है आप सभी को? किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? फागुन मड़ई में। प्रमुख रस्में, देखिए देवगुड़ी होता है इसमें, बाकी आप लोग लिख लेंगे इसको, उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। द्वितीयक पालकी है, तृतीयक पालकी है, चतुर्थ पालकी है। मेन इसमें इंपॉर्टेंट यही है। क्या है इंपॉर्टेंट? तो वो है ये फागुन मड़ई कहाँ होता है? तो दंतेवाड़ा में होता है। कितने दिनों तक चलता है? तो 11 दिनों तक चलता है। कौन सी देवी की इसमें पूजा की जाती है मड़ई में? तो माँ दंतेश्वरी की पूजा की जाती है। नृत्य कौन सा किया जाता है? शिकार नृत्य या आखेट वाला नृत्य किया जाता है, दोनों एक ही है। शुरुआत कब से हुई है? शुरुआत कैसे होती है? दंतेश्वरी मंदिर के मुख्य द्वार पे सम्मुख अष्ट धातु से निर्मित 8 प्रकार के धातुओं से निर्मित एक त्रिशूल स्तंभ की स्थापना की जाती है। ठीक है, और हमारे दंतेश्वरी माता को सरस्वती माता के रूप में पूजा जाता है। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं, लिखा हुआ है यही, ये प्रमुख रस्म है, उसको एक बार पढ़ लीजिएगा। एग्जाम में इससे क्वेश्चन वैसे तो आएंगे नहीं, लेकिन पढ़ लीजिएगा, आपके मेंस के काम आएगा ये, जो लोग CGPSC मेंस दिला रहे हैं। आगे देखते हैं हम लोग गिरौदपुरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग पढ़े भी होंगे बहुत बार गिरौदपुरी। ठीक है, गिरौदपुरी जो है, सबसे पहले तो ये बताइए गिरौदपुरी जो है किस धर्म से संबंधित है? तो गिरौदपुरी जो है सतनाम धर्म से संबंधित है, सतनाम पंथ से, याद रखेंगे, सतनाम पंथ से संबंधित है गिरौदपुरी। कहाँ है ये? बलौदा बाजार में स्थित है। कहाँ है जी? बलौदा बाजार जिले के अंतर्गत आता है, कसडोल ब्लॉक में। क्लियर है सभी को? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि गिरौदपुरी धाम मेला कहाँ लगता है या कहाँ स्थित है गिरौदपुरी? तो कहाँ स्थित है? बलौदा बाजार जिले में स्थित है गिरौदपुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हूँ मैं, गिरौदपुरी जो है किस पंथ से संबंधित है? कबीर पंथ, सतनाम पंथ, या फिर जैन धर्म बोल देंगे, या फिर बौद्ध धर्म। किससे संबंधित है? यह सतनाम
सतनाम पंथ से ये संबंधित है। आयोजन देखते हैं, आयोजन इसका कब किया जाता है? फागुन पंचमी से लेकर फागुन सप्तमी तक। क्लियर है आप सभी को? कब बोल रहे हैं? 3 दिन का होता है, ये लिखा है 14, 15, 16। फागुन पंचमी से लेकर फागुन जो है सप्तमी तक होता है फागुन में। क्लियर हो रहा है? मैंने बता दिया था हिंदी महीनों में फागुन जो है सबसे लास्ट होता है। और फागुन में कहाँ का मड़ई लगता है या मेला लगता है? वो है दंतेवाड़ा का। भी पढ़े 11 दिन का दंतेश्वरी माता मंदिर, त्रिशूल के समान अष्टधातु से निर्मित किया जाता है। तपोभूमि क्या होता है? जहाँ यज्ञ साधना किया जाता है, वही क्या है? जहाँ जैसे कि जो गुरु घासीदास जी है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक कौन है छत्तीसगढ़ में? या जो भी है वो है संत जो है गुरु घासीदास जी हैं। गुरु घासीदास जी औराधौरा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। कौन सा वृक्ष? औराधौरा। नोट करेंगे ना क्या बोल रहा हूँ? औराधौरा वृक्ष के नीचे ज्ञान प्राप्त किए थे। औराधौरा वृक्ष के नीचे कौन? गुरु घासीदास। याद रखेंगे किसकी बात कर रहा हूँ मैं? गुरु घासीदास। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सतनाम पंथ के प्रवर्तक है। लिखा हुआ है देखिए, सतनाम पंथ के प्रवर्तक गुरु घासीदास जी की जन्मभूमि और तपोभूमि, यहीं से वो साधना करके ज्ञान प्राप्त किए थे। औराधौरा वृक्ष के नीचे देखिए चित्र बना हुआ है। ये क्या है? जैतखाम है। इसको क्या बोलते हैं? जैतखाम। इसको बोलते हैं जैतखाम बोलते हैं। ठीक है, ये कहाँ स्थित है? बलौदा बाजार में स्थित है। ये सतनाम पंथ से संबंधित है, आप लोग गए भी होंगे। चलिए आगे देखते हैं, लंबा वीडियो बन जाएगा, अदरवाइज बहुत सारा है इसमें। हमारा करंट जो है छत्तीसगढ़ में याद रखेंगे 3 चरणों में मतदान होना है। कौन सा चुनाव होना है? तो लोकसभा चुनाव। पहला चरण कब है? तो याद रखेंगे 19 अप्रैल को है। कब है? पहला चरण 19 अप्रैल को है। दूसरा चरण कब होगा? छत्तीसगढ़ की बात करें 26 अप्रैल को। और तीसरा चरण जो है 7 मई को है। क्लियर है आप सभी को? देखिए इसमें क्या बता रहे हैं कि पहला चरण में कौन से क्षेत्र में हो रहा है? बस्तर में हो रहा है, 1 सीट पर। उसके बाद 26 अप्रैल को 3 सीटों पर हो रहा है। कौन कौन सी सीटों पे? राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर, जो 3 लोकसभा क्षेत्र है वहाँ हो रहा है 26 अप्रैल को। और बाकी जो बच रहे हैं, कितने बच रहे हैं? छत्तीसगढ़ में कितने लोकसभा सीट है? 11 लोकसभा सीट है, जिसमें से एक बस्तर हो गया जो 19 अप्रैल को चुनाव है। 26 अप्रैल को कहाँ चुनाव है? वो है राजनांदगांव, महासमुंद और कांकेर। तो 4 तो ऐसे हो गए। कितने बच रहे हैं आपके पास? 7 बच रहे हैं। तो 7 मई को जो 7 हमारे लोकसभा क्षेत्र है वहाँ चुनाव होगा। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। अब लोकसभा सीट देख लेते हैं। राइट साइड में लिखा हुआ है उसको। कुल सीटें कितनी है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको कॉपी में जरूर नोट करेंगे ही करना है और करना भी है। ठीक है, 11 सीट है। आरक्षित सीट कितने हैं? तो वह याद रखेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। अनरिजर्व मतलब क्या है? सामान्य सीट या जनरल सीट। याद रखेंगे छत्तीसगढ़ में विधानसभा हो या फिर भारत में ही बात करते हैं, भारत की लोकसभा या जो भी है, कि किसी में भी ओबीसी के लिए अलग से आरक्षण नहीं है। देखेंगे एसटी के लिए तो है 4 सीट है। एससी के लिए एससी मतलब क्या होता है? शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति। और एसटी मतलब क्या होता है? शेड्यूल ट्राइब मतलब क्या होता है? जनजाति। तो एसटी मतलब हुआ अनुसूचित जनजाति। क्लियर है? अनुसूचित जनजाति के लिए इसमें आरक्षित सीट है 4 है लोकसभा में। और एससी लोग के लिए कितना है? 1 सीट है। और बाकी जितने भी बच रहे हैं, कितने सीट बच रहे हैं? 6 सीट बच रहे हैं, है ना? तो कितने सीट हुआ? 6 सीट जो है अनरिजर्व में कोई भी शामिल हो सकता है। क्लियर है? चलिए ठीक। एसटी आरक्षित सीट ये भी देख लेते हैं। 4 है। एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं कि लोकसभा में एसटी सीट कौन से नहीं है करके, तो आपको मालूम रहेगा 4 सीट के बारे में, तभी तो आप लोग बना पाएंगे ना क्वेश्चन। इसमें है जैसे बस्तर संभाग की बात करते हैं तो 2 जिले आते हैं हमारे, तो वो है एक बस्तर है और एक कांकेर है। क्लियर है आप सभी को? जैसे हम लोग बात करूंगा, जैसे दल्ली राजरा हमारा कोचिंग संस्थान है। दल्ली राजरा जो है कौन से लोकसभा के अंतर्गत आता है? तो ये जो है कांकेर लोकसभा के अंतर्गत आता है। क्लियर है? ये एसटी सीट है, जहाँ से सिर्फ एसटी कैटेगरी का पर्सन ही उम्मीदवार ही खड़ा हो सकता है चुनाव में लड़ने के लिए। और एक है रायगढ़ और सरगुजा, ऊपर साइड का है। एक बस्तर संभाग का हो गया दोनों, बस्तर और कांकेर। और सरगुजा संभाग के अंतर्गत रायगढ़ भी है उधर, और रायगढ़ और सरगुजा। क्लियर है आप सभी को? चलिए आगे देखते हैं। सरगुजा संभाग बिलासपुर संभाग हो गया, रायगढ़ जो है। ठीक है, तो याद रखेंगे 4 को। उसके बाद है एससी सीट सिर्फ और सिर्फ एक ही है। वो कौन सा है? जांजगीर चांपा है। कौन सा है जी? जांजगीर चांपा। आगे देखते हैं। अब मेरे राज्य में चुनाव लिखा है, यही देख लीजिए एक बार। कब चुनाव है? मैंने बताया था 19 अप्रैल को है, और 26 अप्रैल को है, और 7 मई को है। हमारे राज्य की बात हो रही है। 19 अप्रैल को एक ही लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है, बस्तर में बस। और 26 अप्रैल को 3 लोकसभा क्षेत्र में चुनाव है। कौन कौन सा? कांकेर, महासमुंद और राजनांदगांव। बाकी जो 7 मई है, इसमें कब चुनाव है? इसको याद करने की ज़रूरत है क्या आपको? बिल्कुल भी नहीं है। अगर लोकसभा सीट आपको याद है, सबसे पहले तो आपको लोकसभा सीट याद होना चाहिए। कितने हैं लोकसभा सीट? 11 हैं। ठीक है, देखिए बस्तर संभाग में 2 है, बस्तर खुद हो गया, और एक कांकेर है। उसके बाद देखते हैं सरगुजा साइड देखते हैं, तो सरगुजा है इधर,
और कौन सा है, रायगढ़ है, क्लियर है। उसके बाद है, देखते हैं हम लोग, राजनांदगांव भी है, महासमुंद है, दुर्ग तो है ही, दुर्ग रायपुर है ही, दुर्ग हमारे आसपास का इलाका है, बड़ा एरिया है, दुर्ग रायपुर ये है ही। और रमन सिंह का क्षेत्र कौन से था, वो है राजनांदगांव, राजनांदगांव भी है, बिलासपुर भी है हमारे। आप लोग ध्यान देंगे, याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, बस्तर और कांकेर तो रहना ही चाहिए याद, ठीक है, और सरगुजा भी उधर रहना चाहिए। और हमारे छत्तीसगढ़ में सबसे बड़े शहर कौन कौन से हैं बताइए, या जिले, दुर्ग हैं जहाँ सबसे ज़्यादा आबादी पाई जाती है, मतलब आबादी पाई जाती है बहुत ज़्यादा। उसके बाद है रायपुर है, रायपुर में आबादी बहुत ज़्यादा पाई जाती है, रायपुर है, बिलासपुर है, और कहाँ है, दुर्ग है। तो 3 चीज़ तो आपको याद रहना ही चाहिए। प्लस कोरबा भी इंपॉर्टेंट याद रखेंगे, वहाँ बालको है, बालको क्षेत्र में बहुत लोग निवास करते हैं, तो इसलिए क्या है, उसको लोकसभा सीट बनाया गया है। और जांजगीर चांपा भी याद रखेंगे, जांजगीर चांपा, रायगढ़ तो है ही हमारा, ठीक। और सरगुजा तो है ही ऊपर साइड का। क्लियर है आप सभी को, चलिए आगे देखते हैं, याद कर लेंगे आप लोग, टाइम नहीं है ज़्यादा मेरे पास। आगे देखते हैं, बहुत सारा करंट है। महतारी वंदन योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी को पैसा मिल रहा है इसके अंतर्गत, सभी महिलाओं को। चलिए ये बताइए, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्लियर है आप सभी को, चलिए ठीक, आगे देखते हैं, इसमें पढ़ लेते हैं। लागू महतारी वंदन योजना लागू कब हुआ है, तो याद रखेंगे 1 मार्च 2024 को। किसने लाया है, अभी जो बीजेपी सरकार आई है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार आई है, तो उन्होंने ये जो योजना लाया है महिलाओं के लिए, ठीक है। कब कब लागू हुआ है ये, तो याद रखेंगे 1 मार्च 2024 को। इसका उद्देश्य क्या है, महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देना। महिला सशक्तिकरण मतलब महिलाओं को मजबूत करना सभी सभी प्रकार से। उसके बाद है पात्रता, पात्रता मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके एग्जाम में किसी ना किसी एग्जाम में आएंगे ही। ये बहुत हाईलाइटेड वाला योजना है, महतारी वंदन योजना, बहुत चर्चित, आप जानते भी होंगे। इसमें एक किस्त से मिल भी चुका था, है ना, 1000 रुपये दिया जाता है इसमें। देख लेते हैं, छत्तीसगढ़ की स्थानीय निवासी हो, क्या होना चाहिए, छत्तीसगढ़ का स्थानीय निवासी होना चाहिए, जो दूसरे राज्य के जो लोग हैं उसको नहीं मिलेगा। आवेदन के कैलेंडर वर्ष, अर्थात जिस वर्ष आवेदन किया जा रहा है उस वर्ष 1 जनवरी को विवाहित महिला की आयु कितनी होनी चाहिए, 21 वर्ष। क्या बोल रहा है, 21 वर्ष, देखिए 21 वर्ष होना चाहिए। एक बार फिर से लिखता हूं मैं, 21 वर्ष इंपॉर्टेंट है इसमें। और क्या है इसमें, विवाहित महिला, देखिए विवाहित महिला भी होना चाहिए। नॉर्मल जो लड़कियां हैं उनको नहीं मिलेगी, जो विवाहित है सिर्फ उन्हीं को मिलेंगे, या विवाहित होकर उनके पति ने छोड़ दिया गया हो, मतलब उसी को बोलते हैं परित्यक्ता महिला बोलते हैं, ठीक है, या तलाक हो गया है या विधवा है जो भी, तो विवाहित महिला होना चाहिए, 21 वर्ष से कम ना हो। देखिए इसमें लिखा हुआ है आगे, विधवा भी महिला हो सकती है इसमें, तलाकशुदा भी हो सकती है, परित्यक्ता, क्या लिखा है, परित्यक्ता करके, परित्यक्ता करके लिखा है। इसका अर्थ होता है जिस महिला को पुरुष द्वारा उसके पति द्वारा छोड़ दिया गया हो, उसको क्या बोलते हैं, परित्यक्ता महिला। क्लियर है आप सभी को, देख लीजिए। उसके बाद लाभार्थी है, कितने रुपये मिलेगा इसमें, 1000 रुपये प्रति माह, 1000 रुपये प्रति माह, तो 12 महीनों में 1 साल में कितना मिलेगा, 12,000। क्लियर है, वही लिखा हुआ है, ये डीबीटी के माध्यम से वही जो बैंक अकाउंट में आ जाता है, ठीक है, वही वाला है। विशेष क्या है इसमें, सामाजिक सहायता कार्यक्रम, सामाजिक सहायता कार्यक्रम अंतर्गत तथा समाज कल्याण विभाग के माध्यम से विभिन्न पेंशन योजनाओं से पेंशन प्राप्त करने वाले महिलाओं को 1000 से कम पेंशन राशि प्राप्त होने की, मतलब इसमें जो है टोटल 1000 मिलेगा। जैसे किसी पेंशनधारी महिला को 500 रुपये मिल रहा है तो उसको 500 ऐड करके 1000 रुपये बस मिलेगा, वही इसकी बात हो रही है। शेष राशि अंतर का भुगतान कर दिया जाएगा। क्लियर है आप सभी को, जैसे मान लो किसी महिला को 300 रुपये पेंशन मिल रहा है तो उसमें हम लोग कितना ऐड करेंगे कि 1000 हो जाएगा, 700 ऐड करेंगे। जैसे किसी महिला को 600 रुपये पेंशन मिल रहा है तो उसमें हम 400 रुपये ऐड कर देंगे, मतलब सरकार करेगी, ऐड करके उसमें बैंक में भेज दिया जाएगा, वही लिखा है इसमें। सबसे पहले याद रखेंगे ये जो है राशि कब आई है, सबसे पहला किस्त तो याद रखेंगे 10 मार्च 2024 को पहला किस्त आया था। कब आया था, 10 मार्च, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 10 मार्च कब है, 10 मार्च को पहला किस्त आया था, 10 मार्च 2024 को योजना का पहला किस्त। चलिए आगे देखते हैं, नोट करना ना बिल्कुल, मैं फिर से रिवाइज नहीं करा रहा हूँ, टाइम कम है। इसमें मैंने बता दिया है कौन कौन सी महिलाओं को मिलेगा इसमें। क्लियर है आप सभी को, वही लिखा हुआ है इसमें। अब देखते हैं मुख्यमंत्री मितान श्रमिक पेंशन सहायता योजना, ये नया योजना लॉन्च किया है किन्होंने, वो है हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी ने। कब किया गया है, 29 फरवरी 2024 को। इसके अंतर्गत ऐसे पंजीकृत निर्माण श्रमिक जिनकी आयु 60 वर्ष पूर्ण हो चुकी है, उन श्रमिकों को जीवन पर्यंत कितना मिलेगा, प्रति माह 1500 रुपये की राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। कितना रुपये बोल रहा है, 1500 रुपये, 1500 रुपये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि राशि पेंशन के रूप में दी जाएगी। और क्या लिखा है, ऐसे पेंशनधारी निर्माण श्रमिक जिनकी मृत्यु हो जाती है, उस परिस्थिति में निर्माण श्रमिक के आश्रित पति या पत्नी को 750 रुपये मासिक पेंशन दिया जाएगा। क्लियर है आप सभी को, नोट करेंगे। इसकी शुरुआत कब हुई थी,
29 फरवरी 2024 को 1500 रुपये की इसमें राशि प्रदान की जाएगी पेंशन के रूप में प्रति माह। अगर मृत्यु हो जाती है उनकी तो फिर 750 रुपये। 750 मतलब कितना हुआ, 1500 का आधा जस्ट 700। हम लोग देखते हैं कृषक उन्नति योजना, ये किसका रिप्लेसमेंट है, याद रखेंगे आप लोग, बताइए आप लोग कमेंट के माध्यम से या जैसे भी, चलो मैं बता देता हूँ। कांग्रेस जो सरकार थी, हमारी भूपेश बघेल की सरकार जी थी, कांग्रेस की सरकार थी, माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार थी, उन्होंने जो वादा किया था कि 2500 रुपये क्विंटल में धान की खरीदी हम लोग करेंगे करके, और जो केंद्र सरकार है वो समर्थन मूल्य में कितने में लेती थी, जो चावल को है 1940 रुपये में, 1960 रुपये में। तो जो बाकी जो गैप था, जैसे 2500 रुपये बोली थी भूपेश सरकार ने, तो 2500 माइनस 1940 रुपये, जितना भी इसका गैप था वो जो है सरकार की कौन सी योजना के माध्यम से देती थी, तो वो वाली योजना को देती थी राजीव गांधी, ठीक है, राजीव गांधी किसान न्याय योजना के अंतर्गत राशि को प्रदान करती थी। लेकिन अभी कौन सी सरकार है, वो है भाजपा सरकार, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी की सरकार है। तो वो सरकार जो है, यह जो सरकार है वो अंतरण राशि को है, जो इन्होंने वादा किया है 3100 रुपये, अभी जो वादा किया है 3100 रुपये, और जो न्यूनतम समर्थन मूल्य जो केंद्र सरकार तय करती है, जैसे 2183 रुपये है और 2203 रुपये है, तो 3100 माइनस 2203 या 2183 जितना भी राशि इसमें होता है उसको जो है राज्य सरकार अंतरण करेगी, मतलब पैसा भुगतान करेगी। और किस योजना के माध्यम से करेगी वो, तो याद रखेंगे कृषक उन्नति योजना के माध्यम से किया जाएगा भुगतान, जो अंतरण राशि है। क्लियर है आप सभी को। देखिए क्या लिखा है, 12 मार्च 2024 को प्रदेश के 24.72 लाख से अधिक किसानों के खाते में आएंगे कितने, 13,320 करोड़। क्लियर है आप सभी को। देखिए ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कॉमन धान, कॉमन मतलब क्या होता है, सामान्य धान, इसकी कीमत कितनी है समर्थन मूल्य की, तो वो है 2183 रुपये। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सभी एग्जाम में आएगा ही आएंगे, या यकीन नहीं है तो आप पिछला एग्जाम चाहे पीएससी के एग्जाम हो, व्यापम के जितने भी एग्जाम हो, ऐसे क्वेश्चन आते ही आते हैं, ठीक है, देख लीजिए एक बार। उसके बाद है धान ग्रेड ए धान, एक सामान्य धान है नॉर्मल, और एक क्या है स्पेशल बोल सकते हैं इसको, ए ग्रेड को। इसकी राशि कितनी है, सिर्फ और सिर्फ याद रखेंगे 20 रुपये अधिक होता है हमेशा, इसमें दोनों में, सामान्य धान और ए ग्रेड धान में 20 रुपये अधिक होता है, याद रखेंगे 20 रुपये अधिक है। इसमें एक ही याद करिए, सामान्य धान का 2183 रुपये है, इसमें आप 20 जोड़ देंगे तो 2203 रुपये हो जाएगा। और यहाँ पे जो लिखा है अंतरण की राशि, अंतरण की राशि मतलब यही राशि की बात कर रहा हूँ मैं, इसी राशि को जो सरकार है हमारी वो कृषक उन्नति योजना के माध्यम से देगी। क्लियर है आप सभी को। ये जो अंतर राशि कैसी आई है, जैसे भाजपा सरकार है, उन्होंने वादा किया था कि हम आपके धान को 3100 रुपये 3100 रुपीज़ में हम लोग धान की खरीदी करेंगे करके। लेकिन जो केंद्र सरकार है वो कितने में खरीदी करती है, इतने में करती है समर्थन मूल्य पे। तो बात कर रहे हैं 3100 माइनस 2183 करेंगे तो लगभग कितना आएगा, इतना ही आएगा, याद रखेंगे। एग्जैक्ट आएगा 917 रुपये, जो इस पर घटाएंगे तो, और इसमें घटाएंगे तो 897 रुपये। तो इसी राशि को कृषक उन्नति योजना के माध्यम से दिया जाएगा। क्लियर हो रहा है आप सभी का। आगे देखते हैं हम लोग। इसमें आप लोग याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ हस्तशिल्प विकास बोर्ड का आयोजन ये कहाँ किया गया है, रायपुर में किया गया है। कहाँ, ये रायपुर में किया गया है, छत्तीसगढ़ हाट पंडरी में। किस नाम से किया गया है, तो याद रखेंगे जगार 2024। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन डायरेक्ट आ जाएगा कि जगार 2024 का संबंध किससे है, तो याद रखेंगे किससे है, हस्तशिल्प से। याद रखेंगे किससे है, हस्तशिल्प से है। हाथ से जो बनाया जाता है, चाहे टोकरी बर्तन जो भी है, वही हस्तशिल्प कहलाता है। क्लियर है आप सभी को। चलिए ठीक, आगे देखते हैं। वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, ये तो आप सभी परिचित होंगे इससे। आप लोग रेलवे स्टेशन जाते हैं, है ना, वहाँ के यहाँ जो दुकान लगा रहता था उसको रिप्लेस करके अब यही दुकान लगे रहते हैं। देखिए वन स्टेशन वन उत्पाद, यही लिखे रहता है जितने भी स्टेशन जाएंगे। अब रेलवे स्टेशन की बात कर रहा हूँ, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। देखिए यही लिखा हुआ, इसमें क्या लिखा हुआ है पढ़ लीजिए एक बार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 12 मार्च 2024 को रायपुर रेल मंडल के 18 वन स्टेशन वन प्रोडक्ट, एक स्टेशन एक उत्पाद किया, वोकल फॉर लोकल दृष्टिकोण को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय या स्वदेशी उत्पादों के लिए बाजार प्रदान करने और हाशिए पर रहने वाले समाज के वर्गों के लिए अतिरिक्त आय अवसर पैदा करने के लिए वन स्टेशन वन प्रोडक्ट शुरू किया गया इनके द्वारा ही। याद रखेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप लोग दिल्ली राजहर स्टेशन में ही चले जाइए, वहाँ भी ये दुकान खुला हुआ है। कौन सा दुकान बोल रहा हूँ, लिखा होगा देखिए, वन स्टेशन वन प्रोडक्ट। क्लियर है आप सभी को। चलिए ठीक, आगे जो हमारी करंट अफेयर है उसको हम लोग दूसरे वीडियो में करेंगे। ठीक है, आज ये वीडियो लंबा हो रहा है, दिक्कत होगी मुझे एडिट करने में। ठीक है, थैंक यू।